हमें ही नहीं पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा दुख है, सदमे में है, निराश है, क्योंकि विश्व विख्यात महान कलाकार दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये ऐसे महान कलाकार हैं जैसे कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की उदासी या निराशा नहीं होती है जिस तरह से आज सुबह से ही पाकिस्तान भी बहुत निराश है, दिलीप साहब को लेकर बहुत दुखी है। तो दिलीप साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही बहुत अद्भुत था और मिलनसार थे दिलीप साहब। तो इसीलिए हमने वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक गिरीश वानखेड़े जी का यूट्यूब पर चैनल है, वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस। आप इनको सुनते होंगे, इस तरह से फिल्मों की समीक्षा करते हैं कि हमारा मन उस फिल्म को देखने को होता है और लोग देखते हैं और पसंद भी आती है। तो आज दिलीप साहब के लिए हमने कहा कि आपसे हम बातचीत करें। तो गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है कला जगत में कि भारतीय सिनेमा के महान अभिनय सम्राट दिलीप साहब नहीं रहे। तो आप किस तरह से एक जो समीक्षा करते हैं दिलीप साहब का योगदान और उनका फिल्मों में जो सफ़र, जो भी आप बताना चाहें बताइए। ये देखा जाए तो बहुत ही दुख का दिन है आज, बड़ा ही मायूस करने वाला दिन है। इतने बड़े कलाकार जिनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए, जिनको पूरी दुनिया ने पसंद किया, ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये सच में बहुत बड़ी क्षति है और हमारे लिए ये एक इंस्टीट्यूट रहे, हमारी जनरेशन के आर्टिस्ट के लिए, उसके पहले जनरेशन के आर्टिस्ट के लिए। मुझे याद है जब बचपन में उनकी फिल्म आई थी शक्ति, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार वाली। हम छोटे थे तो हम दिलीप साहब को पसंद करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन हुआ करते थे और हमारे पिताजी दिलीप साहब के फ़ैन हुआ करते थे। तो वो घर पे, हम उस ज़माने में वीसीआर चलता था, तो घर पे जब वीसीआर पे फिल्म होती थी तो चालू करते थे फिल्म, मैं लेकर आता था सारा वीसीआर वगैरह और भाई बहनों के साथ जब हम फिल्म देखते थे तो पिताजी कहते थे कि देखो देखो दिलीप साहब की एक्टिंग देखो, उनको देखो कैसा वो काम कर रहे हैं। और मैं कहता था कि पिताजी अमिताभ बच्चन देखो, वो देखो कैसे कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आज जिस उम्र के पड़ाव पर मैं हूँ, अब जब मैं शक्ति फिर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पिताजी सही कह रहे थे कि देखो दिलीप साहब देखो। यानी कि उस एक फिल्म के अलावा जितनी भी फिल्में दिलीप साहब की हमने देखी है, मुझे लगता है कि वो एक ही ऐसा कलाकार है इस दुनिया में जिसकी फिल्में देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मुझे याद है, अगर मैंने जोगन देखी तो भी रोया हूँ, अगर मैंने दिल दिया दर्द लिया देखी तो भी रोया हूँ, मैं गोपी में भी रोया हूँ, मैं राम और श्याम में भी रोया हूँ, और मैं उस हर फिल्म में रोया हूँ जिस फिल्म में दिलीप कुमार एज ए ट्रेजेडी किंग थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशंस में रिप्रेजेंट करते थे, साथ ही साथ बहुत सारे एनजीओज़ के लिए काम करते थे, बहुत सारे लोगों के लिए काम करते थे। तो मुझे लगता है कि आज का ये दिन सच में बड़ा ही बुरा दिन है, मायूस करने वाला दिन है। वो साहिर साहब कहते हैं ना कि संसार की हर शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है। दिलीप साहब इतने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उन्होंने कुल 60 फिल्में की जी, इतने लंबे समय में। अंदर का लोग 500 भी कर लेते हैं, 700 भी कर लेते हैं, फिर वो यादगार। तो क्या हम एक अभिनय का जो युग है, एक युग समाप्त हो गया है क्या? ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा युग समाप्त हुआ है, और एक ऐसा युग समाप्त हुआ है जिसमें एक्चुअल एक ऐसा एक्टर था जिसको कंप्लीट मेथड एक्टर कहा जा सकता था। हमारे देश का ये एक ही मेन स्ट्रीम मेथड एक्टर था। उनके अलावा जितने भी मेथड एक्टर्स हैं ये मेन स्ट्रीम में नहीं रहे, ये आर्ट हाउस में रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम में एक ऐसा एक्टर जो इतनी शिद्दत से काम करते थे कि दर्शकों को तो जितना पसंद वो आते थे एज ए किरदार, उनके अलावा पूरी दुनिया में उनके चहेते थे। यानी कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया में पहला कैरेक्टर के लिए उनको पसंद किया गया था। उसके अलावा जितनी भी फिल्में उन्होंने की, उन सारी फिल्मों में एक अलग ही रवानगी है, उनके अलग ही पागलपन है। उनको देखने का जो मुझे लगता है कि दूसरी देवदास थी जब हमने उनकी देखी। पहले सहगल साहब की देवदास काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन देवदास का
अगर पूरी आप फिल्म अगर आप किसी भी वक्त उठाकर देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी ट्रेजेडी पर, साहित्य पर इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है। जी देखिए, उस दौर में तो पेड न्यूज भी नहीं होती थी, और मुझे नहीं लगता कि जो आज का दौर है वो, जैसे कि आप समीक्षा करते हैं, आपके सारे फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मित्र होते हैं, और आपका जब रिव्यू आता है, एनालिसिस आता है, तो वो देखकर लोग थिएटर में फिल्में देखने जाते हैं। वो आपकी विश्वसनीयता है, वो आपकी क्रेडिट है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ऐसा होता ही है कि रिव्यू पढ़कर लोग जाते हैं जी। तो दिलीप साहब को तो मुझे लगता है उस तरह की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं होगी कि अखबार वाले या पत्रकारों को कहें कि मेरा रिव्यू आप अच्छा लिख देना तो मेरी इज्जत बच जाएगी, जो कि आज ऐसा होता है। उस दौर और आज दिलीप साहब के दौर में, दौर की समीक्षा और आज के दौर की समीक्षा में क्या अंतर समझते हैं? बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि देखिए उस वक्त समीक्षक कम थे। दूसरी बात, वो जो 3 सुपरस्टार्स थे, दिलीप साहब, देवानंद साहब और राज कपूर, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ थी, हर एक की अपनी एक स्टाइल थी, एक ऑरा था और उनकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी थी। साथ ही साथ प्रेस में भी एक एक्सेप्टेंस था, एक आदर था। तो उस वक्त जब दिलीप साहब ने कई फिल्में इस तरह के ऐसे भी की जो कि सक्सेसफुल नहीं थी। देखा जाए तो ज्वार भाटा भी सक्सेसफुल नहीं थी, जो उनकी पहली फिल्म थी। उसके अलावा सगीना भी बहुत एम्बिशियस फिल्म थी लेकिन चली नहीं थी। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो नहीं चली, लेकिन दिलीप साहब की एक्टिंग को लेकर किसी भी क्रिटिक ने कभी भी कुछ गलत नहीं लिखा। ये उनका मयार था, ये उनकी स्ट्रेंथ थी, ये उनका ग्रेस था। क्योंकि कुछ कलाकार होते हैं जो अपने उस क्षेत्र में अपने उस कद से बड़े होते हैं, आप उनको कलाकारों की पंक्ति में नहीं रखते, उससे बड़े होते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, वो इक्वालिटी के भी ऊपर होते हैं। दिलीप साहब का वो ओहदा था। कुछ फिल्में अगर नहीं चली उनकी, बहुत सारी बाद में कुछ काल में 80s 90s में कुछ फिल्में उनकी नहीं चली, लेकिन दर्शकों ने किसी भी किरदार के लिए उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। फिल्मों का क्रिटिसिज्म होता रहा। जबकि जब देवदास भी जब दूसरी बार दिलीप साहब के साथ बन रही थी तो सारा प्रेस यही लिख रहा था कि बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहगल साहब की देवदास तो एक बहुत लैंडमार्क फिल्म थी। बावजूद दिलीप साहब ने उसी कैरेक्टर को अपने तरीके से ढालकर दुनिया के सामने एक नया देवदास पेश किया था। तो उस वक्त की समीक्षा में यह था कि रिस्पेक्ट बहुत था। फिल्मों को क्रिटिसाइज करने का सिलसिला तब से है जब से फिल्में बन रही है, लेकिन कलाकारों का जो रिस्पेक्ट होता है, वो जो दौर था, उस दौर में कलाकारों का रिस्पेक्ट भी एक अहम बात थी। यानी कि मेरा नाम जोकर में भी बहुत बड़ी क्षति हुई थी राज कपूर साहब को, लेकिन लोगों ने राज कपूर को क्रिटिसाइज नहीं किया, फिल्म को क्रिटिसाइज किया। दिलीप साहब की फिल्मों में कभी भी दिलीप साहब को क्रिटिसिज्म नहीं मिला, वो उनका लेवल वो था। जी, जैसे कि दिलीप साहब धर्म को लेकर सभी को समान मानते थे। गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब सभी उन्होंने पढ़ा था। तो अभी हम आ रहे थे तो प्रशांत नेगी और हमारे मनोज रमोला जी दोनों जिक्र भी कर रहे थे कि गिरीश जी से हम एक निवेदन भी ये करना चाहें कि जिस तरह से आप जो फिल्मों की समीक्षा करते हैं, वेब सीरीज की करते हैं, तो क्यों ना एक दिलीप साहब को एक उनकी फिल्मों का एक समीक्षात्मक कुछ ना कुछ 1-2 एपिसोड ऐसे आए कि उस फिल्म में दिलीप साहब ऐसे थे, उस फिल्म में ऐसे थे, उस फिल्म में इस तरह की एक आपसे निवेदन है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे जहन में सुबह से चल रहा था और मैं कल करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले एक समीक्षा की थी जिसमें मैंने रिविजिटिंग द क्लासिक्स कहता हूँ मैं, जिसमें पुरानी फिल्मों को तो उसमें शक्ति के बारे में मैंने एक एपिसोड किया था और लोगों ने उसे काफ़ी सराहा था। और क्या था उसका थोड़ा? उसमें शक्ति में मुझे यही हमेशा ये लगता है कि जिस तरीके से एक पिता अपने बेटे को देखता है, वो पिता का एक रिस्पॉन्सिबल पिता जो कि पुलिस ऑफिसर है, और वो पिता जो अपने बच्चे को आवारा होते हुए देखता है और एक ऐसे आदमी के पास काम करते हुए देखता है जो कि गलत कामों में लिप्त है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। उस तरीके की कश्मकश वाला जो किरदार दिलीप साहब ने किया था, उसमें इतनी सूक्ष्म तरीके से उनका निरीक्षण था, इतनी बारीकियां थी। मुझे मतलब उनकी बारीकियों का एक एक सीन याद आता है। और जावेद अख्तर साहब ने जब लिखा भी था, उसके सीन्स देखिए आपके, हर सीन। और वो सीन जिस सीन में राखी जी की मौत हो जाती है और दिलीप साहब बैठे हैं और अमित जी आते हैं जेल से, और उस पूरे सीन में कोई भी डायलॉग नहीं है,
सिर्फ वो बैठे हैं, रो रहे हैं, अमित जी आते हैं, उनके उनके हाथ रखते हैं उनके हाथों पर, और बस दोनों कलाकार एक दूसरे को देखते हैं और चले जाते हैं। तो पूरे पूरे सिनेमा हॉल में सारों की आंखें डबडबा जाती थी। ये जादू है उनका। तो शक्ति का वो जादू मैं कभी नहीं भूल सकता। और जो डायलॉग शक्ति में थे दिलीप साहब के, उसके अलावा अमिताभ बच्चन के, तो वो मेरे लिए बड़ी लैंडमार्क और कमाल की फिल्म है। लेकिन जैसा आपने कहा, डेफिनेटली मैं कल ही ये करने वाला हूँ। दिलीप साहब ने जैसे आपने कहा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम, मतलब राम और श्याम में जब वो करते हैं, और फिर गोपी का वो भजन दुख सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जो कल्याण आनंद जी का कंपोजिशन है, तो वो गोपी का वो भजन हम कैसे भूल सकते हैं। तो वैसे वो उन लोगों में से थे जो मैं हमेशा समझता हूँ कि लता जी जो म्यूजिक के लिए है, दिलीप साहब वो एक्टिंग के लिए थे। उनसे बेहतर कुछ नहीं हुआ, ना एक्टिंग में पहले कभी था, ना बाद में कभी होगा। एक बहुत बड़े अध्याय का अंत हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि बस न भूतो न भविष्यति। जी, धन्यवाद सर। अब आप बहुत जल्दी आपको भी सूचित किया जाएगा, जैसे कि आपके YouTube चैनल पर आपको सूचना आ ही जाती है, तो दिलीप साहब पर जो समीक्षात्मक कुछ एपिसोड होंगे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।